इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से क्यों है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा डेवलप है, मतलब अंडर डेवलप कह सकते हो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही है। लेकिन सोच के देखो, ऑल ओवर पूरे दुनिया में 195 देश है, उन 195 देशों में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। तो सुन के कभी कभी बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया की अर्थव्यवस्था ना, जो इंडियन इकोनॉमी है, इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो या बहुत ज्यादा कह सकते हो कि ड्रामेटिक है। हम लोग नीचे गए, ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए। हमारी इकोनॉमी ऐसी थी, एक समय पे भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। आज से बात करता हूँ लगभग 800-900 साल पहले, नहीं 800-900 साल कम बोलिया, 1500 या 1700 साल पहले की हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो हम लोग थे दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देशों में गिने जाते थे। गिने नहीं जाते थे, हम ही लोग सबसे अमीर थे। हम लोगों ने दुनिया पे समझ लीजिए कि 3 से 4 हजार साल सबसे अमीर देश जो था वो भारत था। फिर उसके बाद भारत में कुछ इन्वेडर्स आए, जैसे मुगल्स आए, और हमारे अगर पढ़ा होगा तो तुगलक डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, वो डायनेस्टी, काफी डायनेस्टीज के लोग आए, बाहर के इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमें लूटा खाया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी हमको लूटा खाया, हमारे पर से मतलब बहुत स्लेवरी और पता नहीं क्या 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 चार्ज करने, इधर उधर के टैक्सेस चार्ज करने लगे, और हमारी जो इकोनॉमी थी उसको धीरे 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 क्या करने लगे, खोखला करने लगे। पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ दिया? जो इन्वेडर्स थे बाहर के। दिमाग से बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा और सुनिएगा कि मैं क्या ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। जो बाहर के लोग थे, इन्वेडर्स थे, वो इंडिया आए, भारत में आए, और भारत में आकर पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति सबको तबाह कर दिया। उसके बाद भी अगर आज हम लोग भारत के आज भी हम लोग दुनिया के टॉप 5 देशों में अगर गिने जाते हैं इकोनॉमी, जिसकी वर्ल्ड सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी देशों में गिने जाते हैं, तो सोच के बहुत ज्यादा इसको कह सकते हैं प्राउड की बात है। इसको अगर आप सोचेंगे बैठ के तो ये बहुत ज्यादा क्या है, प्राउड की बात है कि हम लोग दुनिया की टॉप 5 मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी में गिने जाते हैं। 1990 एक ऐसा साल जो भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से या भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ईयर माना गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। आखिर उस साल को ऐसा क्या हुआ था, या उस साल में ऐसे कौन से चेंजेस लाए गए थे जिससे देखते हुए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। उसके बारे में बात करते हैं। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर ध्यान से सुनोगे ना तो मजा बड़ा आएगा। 1990 साल की बात है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे 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 कम होती जा रही थी, ठीक है। उसकी अर्थव्यवस्था एकदम वीक होती जा रही थी, वीक होती जा रही थी। अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमी, इंग्लिश मीडियम वालों, तो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी जो थी वो क्या होती, धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वीक होती जा रही थी। जगह जगह से मतलब कहते नहीं है, जितने भी हमारे दुश्मन देश थे, ठीक है, वो काफी मतलब होता है कि बड़ा रिलीफ फील कर रहे थे। उनको लगा था कि भारत की अब तो अर्थव्यवस्था गई, आप ऐसा करेंगे जैसे इसकी अर्थव्यवस्था डूबेगी वैसे हम लोग भारत पे हावी हो जाएंगे। और बेटा एक फिर बात ध्यान से समझना, किसी भी कंट्री के लिए अर्थव्यवस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। द इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है तो इसका मतलब वो देश कमजोर है। ये मत खुश होने लगना कि वो मतलब अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है तो देश पे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। अगर अर्थव्यवस्था कमजोर है तो देश भी कमजोर है। तो भारत, इसका मतलब उसकी जो अर्थव्यवस्था 1990 के टाइम पे जो थी काफी कमजोर थी। मतलब भारत की स्थिति कैसी होगी, अब दिमाग लगा लो, वो भी काफी कमजोर होगी। फिर क्या हुआ, तब की जो गवर्नमेंट थी, तब की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और उनके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे तब के, वो उसके कौन, नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग जितने भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनकी एक मीटिंग बुलाई।
अब जब मीटिंग बुलाई तो उन्होंने अपनी ये बात रखी और बोला कि भाई आपके पास कोई ओपिनियन है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है जो इस चीज को खत्म कर सके, जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कोई बचा सके। और कहते हैं जब सिचुएशन ज्यादा टेंस हो जाती है, जब सिचुएशन ज्यादा हार्ड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, तो कोई ना कोई आगे आ ही जाता है उस सिचुएशन को संभालने के लिए, कोई ना कोई हीरो आ ही जाता है। अब एंट्री होती है उसी हीरो की। हीरो का नाम क्या है? उस हीरो का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जानते होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और जानते नहीं हो तो इसका मतलब तुम भारतीय नहीं हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे क्या थे, 2004 से लेकर 2012 तक के हमारे प्रधानमंत्री थे। पर 1990 के दशक में वो हमारे कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? हमारे 1990 के दशक में फाइनेंस मिनिस्टर। और उन्हीं की कृपा और उन्हीं की आइडियोलॉजी की वजह से आज अर्थव्यवस्था इतनी सुधरी हुई है। सोच के देखो, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो चीजें, आपने वो आइडियोलॉजी नहीं बताई होती या उस पर काम नहीं किया होता, तो आज जैसे पाकिस्तान की हालत है, वहां पे गरीबी, आटे के लिए लड़ाई और चोरी चमारी, पता नहीं क्या क्या उधर हो रहा, उससे भी बदतर हालत हमारी होती। क्यों होती? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या, हमारी जो पॉपुलेशन है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। तो सोच के देखो, अगर वो आइडियोलॉजी या वो सॉल्यूशन डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं देते तो आज इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत होती, क्या दशा होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है कि जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जितने भी छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हैं, उनको छूट दे दो, उनको अपने हिसाब से काम करने दो, उन पे ज्यादा से ज्यादा बंदिशें मत लगाओ, ताकि वो फ्री होके काम करें और जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। तुम्हें ये सोच के थोड़ी हैरानी होगी कि 1990 से पहले बिजनेस करना इंडिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि हर एक चीज पर लाइसेंस, गवर्नमेंट कंट्रोल और पता नहीं कितने कितने टाइप के स्टेट कंट्रोल्स लगा दिए जाते थे। तो मनमोहन सिंह का क्या कहना था उनका कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल दे दो बिजनेसमैन के हाथों में। ठीक, इसी के लिए उन्होंने 1991 को 3 चीजें इंट्रोड्यूस की इंडियन इकोनॉमी में। क्या चीजें इंट्रोड्यूस की? 3 चीजें इंट्रोड्यूस की इंडियन इकोनॉमी में। पहला लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 3 चीजें इंट्रोड्यूस की और इन्हीं 3 चीजों ने जो भारतीय इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसका पूरा का पूरा क्या कहते हैं, चेहरा ही बदल के रख दिया। ठीक, अब पढ़ते हैं कि लिबराइजेशन क्या होता है। करते हैं लिबराइजेशन की। लिबराइजेशन क्या होता है भैया? वो उन्हीं 3 चीजों में से है जिसने भारत की जो इकोनॉमी है उसकी जो कंडीशन है उसको बदल दिया था। पहला है लिबराइजेशन। लिबराइजेशन क्या है भैया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला कि भैया जितने भी बिजनेसमैन है उनको लिबर्टी दे दो, उनको छूट दे दो, उनको बार बार रोका टोकी, उन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, उनको ज्यादा लाइसेंस के बारे में रोका टोकी मत करो, उनको अपना बिजनेस पूरी फ्रीडम के साथ करने दो। तो लिबराइजेशन मतलब क्या था? एंड ऑफ लाइसेंस। जितने भी लाइसेंस है उनको एंड कर दो। ठीक, सिस्टम, कोटा, रिस्ट्रिक्शंस और जो कंट्रोल है ओवर इंडस्ट्रीज को, उसको क्या कर दो? मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज कर दो या तो पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दो। मिनिमाइज कर दो या तो खत्म कर दो कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज। कौन कंट्रोल? कौन सा कंट्रोल? सेंट्रल कंट्रोल या स्टेट कंट्रोल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल को पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दो। तो लिबराइजेशन मतलब क्या होता है? एंड ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंस है उनको खत्म कर दीजिए, कोटास को कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए, और जो कंट्रोल होता था, जैसे बिजनेसेस पे काफी कंट्रोल होता था 1990 से पहले, तभी तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे या छोटे छोटे जो इंटरप्राइजेस थे वो बिजनेस करने से डरते थे। उनको डर लगता था कि, क्योंकि पहले के जमाने में इतना तामझाम होता था ना कि ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, ये रिस्ट्रिक्शंस, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल। तो लिबराइजेशन में क्या हुआ कि इन सबको पूरी तरीके से खत्म कर दो। कंट्रोल जो है वो क्या कर दो? खत्म कर दो। लाइसेंस क्या है वो खत्म कर दो। ठीक, इसके कुछ बेसिक फीचर्स है। पहला बेसिक फीचर है फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस। जैसे मैंने बोला कि पूरी की पूरी आजादी दे दो बिजनेसमैन को कि वो अपने हिसाब से दाम है वो सेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उनको ये छूट दे दो। ठीक है, उसमें उंगली मत करो कि भैया ये 10 का सामान बेचो, ये 20 का सामान बेचो। भाई उनको जिस हिसाब से सही लगे वो उस हिसाब से अपना सामान बेच सकते हैं। दूसरा,
फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनको पूरा का पूरा आजादी दे दो ताकि वो अपना जितना भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सके अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रीजन में। उनको रोको टोको मत कि भाई तुम यूपी के हो तो तुम बिहार में सामान नहीं बेच सकते, या तो तुम बिहार के हो तो तुम तमिलनाडु में सामान नहीं बेच सकते, ये सब मत करो। उनको लिबर्टी दो अपने सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने की। तीसरा है नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन मतलब है अगर कोई बिजनेस बढ़ना, एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ना, अगर कोई बिजनेस बढ़ना चाहता है या कोई बिजनेस अपने आप को ग्रो करना चाहता है तो उसको पूरा का पूरा क्या दो, फ्रीडम दो। उसमें भी ज्यादा क्या मेरे क्या कहने बात है, रिस्ट्रिक्शन मत लेकर आओ, उंगली मत, वही बात वही है, उंगली मत करो भाई। जैसा अगर उनको बढ़ने का मन है तो वो बढ़े, नहीं बढ़ने का मन है तो ना बढ़े। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस था उसको कम करना, ठीक, सक्रिय करना, छोटा करना। एक्सपेंशन माने बिजनेस बड़ा, कॉन्ट्रैक्शन माने बिजनेस को छोटा करना। तो बिजनेसमैन को आजादी दे दो ताकि वो अपना खुद का जो बिजनेस है वो अपने हिसाब से एक्सपेंड कर पाए, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन कर पाए। तो यहाँ पर हमारा लिबराइजेशन टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और वो दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बाय बाय, सी यू, सायोनारा।